नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर कौन सा, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स और अवार्ड, ये चारों टॉपिक को नवंबर महीने के सारे करंट अफेयर इसी वीडियो पर लेकर आ गया हूं। कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और वीडियो आएगी और जिसमें जितने टॉपिक बच गए हैं, जैसे एग्रीमेंट हो गया, स्टेट की कोई न्यूज़ हो गई, या फिर कोई भी हमारा बुक हो गया, डेज हो गए, वो सारे उस वीडियो में कवर करा दूंगा। इन दो वीडियो को आप देख लीजिए, नवंबर महीने का पूरा करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। और साथ साथ जो पीछे की वीडियो मैंने करवाई हैं उनका रिवीजन भी करेंगे, जिससे कि पूरा करंट अफेयर आपको रिवाइज हो जाए। अगर आपने पीछे वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने नहीं देखी हैं तो भी आप इसको पूरे नवंबर महीने का टॉपिक वाइज आप करंट अफेयर मान सकते हैं। मैंने अलग अलग इनको डिवाइड करके आपके लिए कलेक्शन किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम पहले बात करेंगे नेशनल करंट अफेयर की। नेशनल से जो भी न्यूज़ आई है इसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे, प्लस रिवीजन पूरे नवंबर महीने का मैंने यहां पर कलेक्शन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहली न्यूज़ है, पीएम मोदी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कहां बन रहा है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी अगर एक जगह है जेवर में बन रहा है, वहां पर पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अब कौन सी पोजीशन पर हो गया है, तो नंबर 1 पोजीशन पर हो गया है। 5 इसको मिलाकर 5 इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, और दिल्ली एनसीआर में दूसरा है। ये क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, सब कुछ मैंने यहां पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं। 5वें नंबर का तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का है, और दूसरे नंबर का ये दिल्ली एनसीआर का है, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन का है। ठीक है, और आपको पता होगा कि नोएडा भी एनसीआर के अंदर आता है, और वहां का सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब बनने वाला है, और ये एशिया का सबसे बड़ा होगा। ये भी एक अपने में क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां बन रहा है। अभी बना नहीं है, बन रहा है, तो मतलब फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया, अभी ये बनेगा। और कब तक बन जाएगा, तो 2024 तक एक्सपेक्टेड है कि यहां तक इसकी डेडलाइन दी गई है कि 2024 सितंबर 2024 तक इसको बनाकर हम तैयार कर देंगे। और बना कौन रहा है, तो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल इसकी बिड जीती है, और ये अब इसको बनाएगा। ठीक है, इतनी न्यूज़ यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको जान के रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रेलवे से ही आई है। रेलवे एक अपनी थीम बेस्ड ट्रेन चलाने वाला है, कौन सी है, भारत गौरव। अब भारत गौरव से क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़े अरबपति हैं और आप अपने ट्रेन चलाना चाहते हैं, जिससे कि आपका पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार, अपना आपका गांव वगैरह, एक ट्रेन आप चलाना चाहते हैं अपनी, जिससे कि उनको आप डेस्टिनेशन घुमा सके, मतलब उनको भारत देश की अलग अलग जगहों को घुमा सके। तो आप क्या करेंगे, रेलवे को अप्लाई करेंगे, भाई हमको एक ट्रेन दे दो, तो एक वो ट्रेन आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप पूरे गांव को आराम से उसमें बैठाइए और अपने रूट, जो भी आपके सिलेक्टेड रूट है वहां पर बता दीजिए कि हम यहाँ यहाँ जाएंगे, तो आपको वहां पे आपकी प्राइवेट ट्रेन मिल जाएगी। जैसे बस होता है ना, नॉर्मली उसी तरीके से, जैसे बस आप हायर करते हैं, बस को आप अपनी मर्जी से जहां ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। उसी तरीके की थीम है एक ट्रेन की, भारत गौरव जो स्कीम है उसके अंतर्गत भी ऐसा ही किया जाएगा। जिससे प्राइवेट बस आप लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग जहां जहां आपको जाना होता है आप चले जाते हैं। उसी तरीके से आप ट्रेन लेंगे कोई प्राइवेट, अपने रिजर्व करवाएंगे, और उसके बाद उस ट्रेन को जहां जहां आपको ले जाना होगा डेस्टिनेशन बताइए और आप वहां पर घूम सकते हैं। इस वाले थीम से भारत गौरव नाम की एक थीम रेलवे ने निकाल दी है कि भाई अगर आपको अपनी ट्रेन करनी है तो आप बुक कीजिए। और आईआरसीटीसी इसको भी अलाउ किया गया कि अगर आईआरसीटीसी चाहे कि एक एक्स्ट्रा ट्रेन चलानी है तो वो भी चला सकता है। मतलब प्राइवेट सेक्टर और आईआरसीटीसी को आसानी से ट्रेन उपलब्ध कराने के लिए रेलवे सरकार ने भारत गौरव ट्रेन को स्टार्ट किया है। ठीक है, ये एक थीम है, और ये बता दूं कि 2022 से, बहुत जल्दी ही जनवरी 2022 से लागू हो जाएगी, और पहली ट्रेन चल भी जाएगी। यहां पर स्लीपर और एसी दोनों टाइप की ट्रेनें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है,
चलिए आगे बात करें तो यहां पर आपको पता चल गया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जानना जरूरी है इनका नाम। तो अश्वनी वैष्णव संभाल रहे हैं और इन्होंने ही भारत गौरव नाम की एक इनकी स्कीम है, एक थीम बेस्ड स्कीम है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनको ट्रेन प्रोवाइड कराएंगे, या फिर आईआरसीटीसी अगर चाहे तो ट्रेन चला सकती है। ठीक है, तो ये पूरा मसला है भारत गौरव का, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे बात करें और इससे बेनिफिट्स क्या होंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारा टूरिस्ट सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा। सिंपल सी बात है, लोग जाएंगे तो फिर खर्च करेंगे तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको थोड़ी आमदनी बढ़ेगी। ये मेन फोकस इन्होंने बताया है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है अमित शाह जी कौन है? होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है रानी गैडिन लुई। जो रानी गैडिन लुई कौन थी? तो मैं आपको बता दूं, ट्राइब से रिलेटेड है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थी। और कहां पर? मणिपुर में रखा है इन्होंने फाउंडेशन स्टोन। इनके नाम का एक म्यूजियम बन रहा है और वो कहां बन रहा है? तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। मणिपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है तमेंगलोंग, वो उस डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है रानी गाइड इन लुई का म्यूजियम। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने यहां पर कुछ पैसा भी दे दिया है कि भाई आप काम शुरू करो, अब अगर आगे जरूरत होगी तो हम और देंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात याद रखनी है, मणिपुर में बन रहा है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है जिन्होंने आईआईटी गुवाहाटी में नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सेंटर को लॉन्च कर दिया है। अब ये क्या है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो पहले थे ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, अब इनके पास है एजुकेशन मिनिस्ट्री। इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी जो इकाइयों से बनी स्ट्रक्चर होती है ना, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। आप समझ सकते हैं, आपने अगर सुना हो नैनोमीटर तो कितना होता है? 10⁻⁹ कुछ ऐसा होता है, मतलब सोचिए कितना छोटा होगा। तो उसी तरीके की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनका विकास करना है, उनको डेवलप करना है, तो उनके लिए कोई जगह तो होनी चाहिए। तो उसी के लिए आईआईटी गुवाहाटी में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने सेंटर इनॉग्रेट कर दिया, सेंटर लॉन्च कर दिया कि भाई यहां पर आप नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं इसी के साथ साथ, मतलब वो जब इनॉग्रेशन कर रहे थे तो असम के एजुकेशन मिनिस्टर भी अवेलेबल थे जिनका नाम था रनोज पेगू। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर मैंने असम की पूरी डिटेल लिख दी है। क्या है, मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा हो। अब देखिए, तो असम को स्टेट का दर्जा कब मिला? तो असम को स्टेट का दर्जा मिल गया था 1950, 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल इसकी है दिसपुर, डिस्ट्रिक्ट 34 है, गवर्नर जगदीश मुखी है, और जगदीश मुखी ही इस समय पर आपको बता दूं नागालैंड की जो गवर्नर की पोस्ट है खाली है, तो वहां का प्रभार भी यही संभाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आर.एन. रवि, आपको पता होगा नागालैंड के जो गवर्नर थे आर.एन. रवि जी, वो चले गए तमिलनाडु के गवर्नर बन गए, तो अब यहां की सीट वैकेंट हो गई। तो जगदीश मुखी जी को एक्स्ट्रा भार दे दिया गया है। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर है हेमंता बिश्वा शर्मा। ठीक, नाम पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा फेमस भी हो गए हैं अब ये। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, मतलब यहां पर असेंबली है, और आपको पता होगा भारत के 6 राज्यों में सिर्फ काउंसिल है, असम में सिर्फ असेंबली है, और असेंबली में 126 सीट्स है। ठीक है, और राज्यसभा की यहां से 7 सीट आती हैं, लोकसभा की 14 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत इनके केस सुने जाते हैं। अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो नेशनल पार्क डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, और आपको बता दूं ओरंग नेशनल पार्क। इससे राजीव गांधी जो नाम है ना उसको हटा दिया गया है, अब सिर्फ इसका नाम क्या रह गया है? ओरंग नेशनल पार्क। ठीक, और रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क अभी रिसेंटली में बने हैं, मतलब 1-2 महीने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें, नीचे कर देता हूं इसको। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने क्या किया है? तो मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने आदर्श विलेज हरियाणा का एक गांव है सुई, उसको लॉन्च किया है। मतलब आदर्श विलेज इन्होंने एक लॉन्च करा है जिसका नाम है सुई, और जो कि हरियाणा में लोकेटेड है।
ठीक है। हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है भिवानी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये सुई विलेज है और इसको आदर्श विलेज के रूप में इनॉग्रेट करा है। अभी हाल ही में वो और अपनी वाइफ के साथ गए थे, उन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है। और इसको आदर्श विलेज मतलब यहाँ पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन काम हुए होंगे। ऐसा विलेज होगा जो कि नॉर्मली आपके जो दिमाग में चल रहा है उस तरीके का विलेज नहीं होगा, डेवलप विलेज होगा। तो यहाँ पर इस डेवलप करने में किसने योगदान दिया है? तो सरकार तो सब सारे गांव को थोड़ी ना कर सकती है। तो यहाँ पर जिंदल ट्रस्ट ने 25 करोड़ की सारी जो अपनी डेवलपमेंट वर्क्स थे वो यहाँ पर किए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप किया। किसने? जिंदल ट्रस्ट ने। इसीलिए रामनाथ कोविंद जी ने आदर्श विलेज का दर्जा दे दिया है सुई को। सुई मतलब हरियाणा का एक गांव है, हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में गांव है सुई, उसको। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो गांव है इसका नाम जरूर याद रखना है, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया दोबारा से रीइलेक्ट हो गया है यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। कब के लिए? 2021 से 25 के लिए। अभी वोटिंग पड़ी, उसमें इंडिया दोबारा से इलेक्ट हो गया। इंडिया के अलावा भी बहुत सारे देश सिलेक्ट हुए हैं, जैसे जापान, फिलीपींस, वियतनाम और चाइना, कुक आइलैंड, ये कुछ देश इलेक्ट हुए हैं और 2021 से 25 के लिए सारे देश इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है। आपको बता दूं कि यूनेस्को फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1945 में इसको फॉर्म किया गया था। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। डायरेक्टर जनरल अंद्रे अजोलो है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब यहाँ पे जितनी भी नई न्यूज़ थी वो मैंने सारी कवर कर दी। अब पूरे जो नवंबर महीने में जितना भी करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपके आंखों से जितना जाएगा यकीन मानिए आपको करंट अफेयर याद होने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला, ये तो शायद बच्चे को पता होगा कि 3 जो फार्म लॉ थे सरकार ने वापस ले लिए हैं और संसद में बिल पास भी हो गया। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, शायद कल की बात है। पीयूष गोयल जी ने पहला डिजिटल फूड म्यूजियम को तमिलनाडु में लॉन्च किया है। यहां पर जो भी भारत किस तरीके से ग्रेन्स को डेवलप करने में आगे अपनी जर्नी करके आया है, उस पूरी इंफॉर्मेशन को यहां पर दर्शाया जाएगा। ठीक है। इंडिया की पहली फर्स्ट फिशरी बिजनेस इंक्यूबेटर को गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। ये पहली भारत की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला है 3 डेज का राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व झांसी में मनाया गया। झांसी में मनाने का रीजन क्या? क्योंकि 19 नवंबर को झांसी की रानी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है। तो इसीलिए उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक क्या मनाया गया? राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व। कहां पर? झांसी में। और इनॉग्रेट किसने किया? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, और साथ साथ उनके चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो भी अवेलेबल थे। ठीक है। और आनंदीबेन पटेल भी अवेलेबल थी। कौन है ये? उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। आगे बात करें। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस को इनॉग्रेट कर दिया है। हवाई पट्टी इसके पास उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे एक्सप्रेसवे हो चुके हैं जिनके पास हवाई पट्टी है। ठीक है। तो ये कितना लंबा है? तो 341 किलोमीटर। बहुत सारे लोगों के दिमाग से स्किप हो सकता है, लेकिन आप इसको रेगुलर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से स्किप नहीं होगा, एग्जाम में आएगा, डायरेक्टली आप लगा के आगे बढ़ेंगे और बहुत लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है। 341 किलोमीटर ये लंबा है और ये बात आपको ध्यान रखनी है। पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। अगले क्वेश्चन है, नेशन ने पहला एडिशन ऑडिट दिवस का मनाने की घोषणा की है। 16 नवंबर को पहली बार मनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेंटर ने ईडी और सीबीआई के जो डायरेक्टर्स थे, इनकी जो टाइम पीरियड होता है अपने पद पर 2 साल का था, लेकिन अब क्या कर दिया? 5 साल का एक्सटेंड कर दिया है। ऑर्डिनेंस निकाला है। जो प्रेसिडेंट साहब हैं आर्टिकल 123 के अंतर्गत निकालते हैं, 1, 2, 3 के अंतर्गत निकाल पाते हैं। मतलब उनको पावर दी गई है कि अगर संसद नहीं चल रही है उस टाइम पर आपको अगर कोई रूल बनाना है तो आप ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। तो इन्होंने ऑर्डिनेंस के थ्रू ईडी और सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका पद 5 साल के लिए अब कर दिया है, पहले था 2 साल के लिए। ठीक है। चलिए आगे बात करें तो हरदीप सिंह पुरी जी हैं, इन्होंने स्टैचू को अनवील किया है। महारानी लक्ष्मीबाई का जो स्टैचू है कहां पर? हिसार के कॉलेज में। हिसार कहां पर है? हरियाणा में है। ठीक। आगे बात करें, कैबिनेट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट है, इसने अप्रूव किया है
15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। अब ये हर साल 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने माफ कीजिएगा, पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, अनवील किया है श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और स्टैचू को केदारनाथ में। मैं आपको बता दूं 2013 में उत्तराखंड में बहुत भारी मात्रा में बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से आदि शंकराचार्य जी की समाधि और स्टैचू डैमेज हो गया था। फिर मोदी जी वहां गए, मोदी जी ने कहा कि ठीक है हम इसको सही करेंगे, तो उसको अब सही किया गया है और अब मोदी जी दोबारा गए और उसको अनवील करके आ गए हैं, मतलब उसको लॉन्च करके आ गए हैं। ठीक, आगे बात करें। पीएम मोदी और साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री तो हैं ही, और साथ साथ इसमें यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी हैं। उन दोनों लोगों ने मिलकर वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, इनको इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इसमें क्या होगा, जो भी सोलर से एनर्जी मिल रही है ना, उसको किस तरीके से कलेक्ट किया जाए, किस तरीके से उस एनर्जी का बेहतर यूज किया जाए, इसको लेकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया और दोनों देश मिलकर इस पर काम करेंगे। ठीक, आगे बात करें तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कौन है हमारे, नरेंद्र सिंह तोमर। बहुत ज्यादा चर्चित है, नाम आपसे पूछा जा सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। इन्होंने एप्पल फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लॉन्च किया है, समझ रहे हैं। और आपको बता दूं एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ साथ मनोज सिन्हा जी भी अवेलेबल थे, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और पहली बार एप्पल फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया है, मतलब मनाया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। कहां पर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। अगला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये कौन है, तो इन्होंने, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज संभाल रहे हैं और टेक्नोलॉजी से, और इन्होंने सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर को नेशन को दिया है। कहां पर इन्होंने इनॉग्रेट किया है, तो उत्तराखंड में, आपने सुना होगा मसूरी एक जगह है, उत्तराखंड के मसूरी में जो लबासना है वहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया है, वहां पर इसको नेशन को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब बात करेंगे इंटरनेशनल जो भी हमारा करंट अफेयर बना है उस पर, ठीक है। अब उस पर पूरी चर्चा करेंगे प्लस रिवीजन। आगे बात करें, पहला इंटरनेशनल न्यूज ये आई थी कि जो प्राइम मिनिस्टर किसके, चेस रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नए। इनका नाम है पीटर फियला। नाम याद करने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम में नया अपॉइंटमेंट है, पूछा जा सकता है, और इंटरनेशनल से रिलेटेड है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देश चेस रिपब्लिक किस देश, मतलब किस कॉन्टिनेंट में है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। अभी आपको पता है एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम आएंगे तो वहां पर ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो चेस रिपब्लिक कहां पर है, यूरोप में लोकेटेड है, याद रखना है। और इनके नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पीटर फियाला, ठीक। और इनको जो शपथ है वो किसने दिलाई है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट साहब है मिलोस जेमान इनके प्रेसिडेंट है, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। चेस रिपब्लिक की बात की जाए तो चेस रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग्यू और करेंसी है कोरोना। आगे बात करें, अगली न्यूज है WHO से रिलेटेड। WHO ने कोविड-19 का नया वेरिएंट खोजा है। अब खोजा नहीं है, मिल गया है। कहां पर, साउथ अफ्रीका में पहला केस इसका मिला था, जो कि इसका एक कोड है और उस कोड का नाम WHO ने रख दिया है अभी हाल में, तो B.1.1.529 ये तो कोड है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा और आपको याद भी नहीं रहेगा। आपको लग रहा होगा याद मैं कैसे नहीं कर सकता, कर लूंगा, कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसका एक नाम रखा गया है, जैसे पहले नाम रखा गया था कोरोना, डेल्टा है, बीटा है, गामा है, इस तरीके से नाम रखे गए थे। अब क्या नाम रख दिया गया, ओमिक्रॉन इसका नाम रखा गया। ओरिजिन कहां पे हुआ है, साउथ अफ्रीका में पहला केस इसका डिटेक्ट हुआ है। अब तो बहुत देशों में पहुंच चुका है, यूके वगैरह में भी पहुंच चुका है, और बहुत सारे, इजराइल वगैरह ने अपनी बंदिशें कर दी है कि भाई अब हमारे देश में मत आना कोई भी, ठीक है। मतलब लोगों ने, अब जितने भी देश है अपने यहाँ बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि भाई अब कोई भी इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग है वो बैन कर दी गई है बहुत सारे में, लेकिन भारत देश में अभी नहीं हुआ है। गाइडलाइन निकाली गई है लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जो कि विदेश से लोग नहीं आएंगे, आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बात की जाए तो पहला केस साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर को मिला था। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। आपने अगर एग्जाम दिए होंगे एक दो तो वहां पर देखा होगा कि जो कोरोना वायरस है
कब आया, पहला केस कब डिटेक्ट हुआ, कहाँ डिटेक्ट हुआ, भारत में पहली बार कब डिटेक्ट हुआ, इस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं। तो यहां पर 24 नवंबर को ओमिक्रॉन जो एक कोरोना वायरस का वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका में पहली बार डिटेक्ट हुआ, 24 नवंबर 2021 को डिटेक्ट हुआ। ये डेट दोनों याद रखनी है। WHO की बात की जाए तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और टेड्रोस अधनोम इनके डायरेक्टर जनरल हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, तो नाम थोड़ा सा बड़ा है। ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के। कौन है ये? तो शेख सबाह अल खालिद अल सबाह, ये इनका पूरा नाम है। ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर हैं, नाम याद रखिएगा। रिसेंटली का अपॉइंटमेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुवैत की बात की जाए तो कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है और कुवैती दिनार इसकी करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है अल सल्वाडोर से एक न्यूज आई है। अल सल्वाडोर ने यह कहा है कि हम पहली बिटकॉइन सिटी को डेवलप करेंगे, मतलब डेवलप हुई नहीं है, हम बनाएंगे आगे। आपने ऐसी ही न्यूज पहले भी सुनी होगी कि जो अल सल्वाडोर है इसने ही बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी अपना लिया था, ये न्यूज भी आई थी। तो ये वही देश है जिसने बिट करेंसी को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में मान्यता दे दी है और साथ साथ अब इसने ये अनाउंस कर दिया है कि बिटकॉइन की अब हम सिटी बनाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो ये अल सल्वाडोर है, दिमाग में तो चल रहा होगा किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, तो ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट साहब ने ही ऐसा अनाउंस किया है, तो इनका नाम भी जानना आपके लिए जरूरी है। नायब बुकेले अकेले अकेले काम कर रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर, कुछ इस तरीके से आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। अगर अल सल्वाडोर की कैपिटल की बात की जाए तो सैन सल्वाडोर है इसकी। ठीक, आगे बात करें, हमने जितनी भी डिटेल वाली क्वेश्चंस थे वो पढ़ लिए। अब सारा नवंबर की जितने भी करंट अफेयर इंटरनेशनली बने हैं वो सारा रिवाइज करेंगे। ठीक, बात करें रशिया की, तो रशिया ने टेस्ट फायर्ड किया है सक्सेसफुली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है जिरकॉन। डायरेक्टली नाम देकर आपसे पूछ सकता है जिरकॉन किस देश से रिलेटेड है या क्या है ये, तो आपको पता होना चाहिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रशिया ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। ठीक, अगला है एडीबी और डब्ल्यूबी, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको पता होगा लोन वगैरह प्रोवाइड करा देती है देशों को, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम को लॉन्च किया है। इसमें क्या है, पावर सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन भारत में काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। डैनियल ब्रोहल गुडविल एम्बेसडर बन गए हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के। इसका ये क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि दुनिया में ना बहुत ज्यादा भूखमरी है, तो भूखमरी को कम करने के लिए इन्होंने अपने देश में काम किया। अब इनकी अच्छाई देखकर कि भाई ये दुनिया को भी अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, तो डैनियल ब्रोहल ये एक्टर वगैरह है, मतलब जैसे बॉलीवुड है ना उस तरीके से वो अपने यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन इन्होंने जीरो जो हंगर है उस पर काम किया अपने देश में। इसलिए इनकी अच्छाई को देखते हुए UNWFP ने, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इनको गुडविल एम्बेसडर बना दिया है। किस कैंपेन के लिए, कि दुनिया में जीरो हंगर हो सके। कोशिश की जा रही कि दुनिया में कोई भी भूख से मरे ना, ऐसी कोशिश के लिए डैनियल ब्रोहल अब काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है फूमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जापान के, पहले भी यही थे और दोबारा से रीइलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला है यूएसए ने 101 मेंबर बन गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इसने ज्वाइन किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस पर काम कर रहा है, काम कर रहा है कि सोलर से जो एनर्जी बन रही है ना, लोग उसको अपनाए, देश उसको अपनाए, उसके ऊपर काम करे। इसके लिए भारत और फ्रांस ने इसको एस्टेब्लिश किया था फ्रांस में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया, अभी हाल ही में एसएससी का एग्जाम चल रहा है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को कहां पर स्थापित किया गया, तो ऑप्शन फ्रांस पेरिस था, तो वहीं पर आपको लगाना है। मोदी जी और साथ साथ जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर ऐसा किया था। ठीक है, वैसे अगर पूछा जाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो कहां पर है, भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक, चलिए आगे बात करें। वांग यापिन जो कि पहली चाइनीज वुमेन एस्ट्रोनॉट बन गई हैं, जो कि स्पेस पे ट्रेवल करके आई हैं। ठीक,
चलिए आगे बात करें तो चाइना ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट जिसका नाम है गुआंगमू। मैंने बोला ना, ऐसे ना नाम डायरेक्टली पूछकर कंट्री पूछता है कि भाई कहां की है, तो गुआंगमू पूछ लेगा क्या है ये। तो अर्थ साइंस सैटेलाइट है जो कि चाइना से बिलोंग करती है, दुनिया की पहली है, तो इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम से न्यूज आ रही है कि 5 पाउंड का उन्होंने कॉइन जो हमारे महात्मा गांधी जी है उनकी लेगेसी के लिए उनको समर्पित किया है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे भारत देश से बिलोंग करते हैं महात्मा गांधी और बहुत ज़्यादा नाम है, उनके लिए कुछ रिस्पेक्ट दी है किसी और देश ने, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। याहू की बात की जाए तो चाइना में इसने अपनी सर्विस को बंद कर दिया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन ने मुंह से, आपको पता होगा इंजेक्शन ली जाती है किसमें, कोरोना वायरस में। आप जब वैक्सीन लेते हैं तो आपने इंजेक्शन लिया होगा, लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश बन गया जिसने क्या किया, पहली ओरल पिल को अप्रूव कर दिया कि भाई हाँ, मुंह से आप दवाई खाएं कोरोना वायरस की। ठीक है, और अगली है यूएस के जो लॉ मेकर है। आपको पता होगा यूएस में बहुत सारे जो मिनिस्ट्री उनकी होती है, जैसे भारत देश में मिनिस्ट्री है, जो वहाँ की मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, वहाँ पर भारत के बहुत सारे लोग चुने गए। इसलिए यूएस के लॉ मेकर ने ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया है जो कि दिवाली को नेशनल हॉलिडे के रूप में घोषित करेगा। आगे बात करें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो इसने भारत की बायोटेक कोवैक्सिन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया और ये दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। ठीक है, पहले एप्पल थी, अब कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। अब बात करेंगे स्पोर्ट से रिलेटेड करंट अफेयर की। स्पोर्ट में इस महीने बहुत काम हुआ, आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा, लेकिन वो वाला जैसे कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे ISSF ने अपना टूर्नामेंट करा लिया, तीरंदाजी में अपना टूर्नामेंट हो गया, तो इस तरीके के आप ज़्यादा चर्चित ना नहीं मानेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनको हमें ध्यान देना है और हमें बहुत सही से पढ़ना है। चलिए यहाँ बात करेंगे, सारी डिटेल में बात होगी। पहला क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली। आपने ये एग्जाम दिए होंगे, अभी 2-4 अगर दे चुके हैं तो आपको पता होगा, ऐसी बहुत भारत की जैसे रणजी हो गई क्रिकेट बेस, जो भी ट्रॉफीज हैं, रणजी हो गई, ये सब पूछी जाती हैं, या आप इनको हल्के में नहीं लेंगे। जैसे मुश्ताक अली, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि तमिलनाडु जीत गया पिछले साल तमिलनाडु हारा था और कर्नाटका जीता था। इस साल तमिलनाडु जीता है और कर्नाटका हारा है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु इस साल को मिलाकर 3 बार जीत चुका है। जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो तमिलनाडु 3 बार जीत चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, ये फॉर्मेट कौन सा है, टेस्ट का फॉर्मेट है, वनडे का फॉर्मेट है, या फिर T20 का फॉर्मेट है? तो आपको बता दूं, ये T20 का फॉर्मेट है, मतलब T20 का गेम होता है इसमें और एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तमिलनाडु इसको जीता है, तीसरी बार जीता है। जो ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कराई गई। ठीक है, चलिए आगे बात करें, मतलब वहां पे फाइनल कराया गया था। तो अगली न्यूज आ रही है 2025 एशियन यूथ पैरा गेम, जो कि अप्रूव किया गया है किसके द्वारा, एशियन पैरालंपिक कमेटी के द्वारा, कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसको कराया जाएगा। ठीक है, और ये 5वां एडिशन होगा। स्टार्ट कब से हुआ, 2009 से कराना शुरू किया गया था और अब 5वां संस्करण होगा 2025 में, जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान की अप्रूवल दे दिया है एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी ने। ठीक है, एशियन पैरालंपिक कमेटी की बात करें तो दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट इसके मासिद राशिद है और CEO इसके तारिक सोई है। सोई इस तरीके से उनका नाम है, आपको इसको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यहां पर बात करें 2009 में जब ये ऑर्गेनाइज हुआ था, क्या जो एशियन पैरालंपिक है, तो ये 2009 में पहली बार हुआ और टोक्यो जापान में इसको कराया गया। 2013 में कोलालमपुर मलेशिया में कराया गया। 2017 में दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कराया गया। 2021 में मनामा बहरेन में कराया गया और 2025 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसको कराया जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जो एशियन पैरालंपिक गेम है वो कितने साल में एक बार हो रहा है, 4 साल में एक बार हो रहा है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है केंटो मोमोता, जो एक प्लेयर है, और सासत एन सेयंग, दोनों लोगों की बात की जा रही है। ये मेल है और ये फीमेल है। ये दोनों लोगों ने इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट को जीत लिया है।
ठीक है। बैडमिंटन का ये गेम होता है और ये पूरी लिस्ट मैंने वैसे यहां पर लिख दी है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि दोनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नाम याद हो ना हो सब चलेगा, लेकिन ये दो नाम जरूर याद होने चाहिए जिन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट 2021 को जीत लिया है। यहां पर सारी लिस्ट की बात कर लें तो मेंस सिंगल में इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट को केंटो मोमोता जो कि जापान से बिलोंग करते हैं ये जीते हैं। वुमेन में एन सेयंग साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, ये जीती हैं। मेंस डबल में मतलब यहां पर दो पार्टनर खेलेंगे, दोनों मेल होंगे। इनमें ताकुरो होकी और यूगो कोबायासी ये दोनों जापान के, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दो नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे मैं एक बार आपको बता देता हूं। ये भी दोनों जापान के हैं, दोनों जीते हैं। और वुमेन्स डबल में मतलब दोनों महिलाएं होंगी, दो प्लेयर्स होंगे एक टीम में और दोनों महिलाएं होंगी। यामी मत्सुयामा और चिहारा सीदा दोनों जापान से ये भी बिलोंग करते हैं। ये दोनों लोग जीती हैं वुमेन्स डबल में। और मिक्स डबल मतलब एक मेल एक फीमेल एक टीम में होगा। इसमें दचापोल पुआ वारानु कोहरा ऐसे कुछ नाम है, कुछ बड़ा है, इसको देखिएगा। और सेपरश्री और काफी बड़ा नाम है, इसको देखिए, चाय कुछ करके याद कर लीजिए, कुछ ट्रिक बनाइए, मैं बता देता हूं। तारा तना चाई ये नाम है और थाईलैंड से दोनों लोग बिलोंग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर दो ही नाम है, इन दोनों नामों को बिल्कुल मत भूलिए और नीचे का भूल जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है इंडिया ने 7 मेडल टोटल एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में जीते हैं। आर्चरी मतलब तीरंदाजी में 7 मेडल टोटल जीते हैं। भारत की पोजीशन क्या रही? तो भारत की पोजीशन सेकंड रही, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पहले पोजीशन पर कौन रहा? तो साउथ कोरिया रहा पहले पोजीशन पर, जो कि 15 मेडल जीत कर लाया। ये जो गेम है आर्चरी का, ये हुआ कहां पे? एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुआ कहां पे? तो ढाका बांग्लादेश में कराया गया। बांग्लादेश की जो कैपिटल ढाका है वहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत के 7 लोग मेडल जीत कर लाए हैं, ठीक है। 7 मतलब भारत को मेडल मिले हैं। अब भारत को जो मेडल मिले हैं वो किस तरीके से मिले हैं? तो गोल्ड मिला है 1, सिल्वर मिले हैं 4 और ब्रॉन्ज मिले हैं 2। 1, 4 और 2 इस तरीके से भारत ने जीता। लेकिन अब इसमें क्या, इसमें सबके नाम याद होने चाहिए कि ये मान लीजिए नाम आ जाए, जैसे अभिषेक वर्मा का नाम आ जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए ये आर्चरी से बिलोंग करते हैं, भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाए। हो सकता है ब्रॉन्ज मेडल ना पूछा जाए, लेकिन ये पूछा जाएगा कि अभिषेक वर्मा कहां से बिलोंग करते हैं, मतलब किस गेम से बिलोंग करते हैं। तो आपको सारे नाम एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूं। जैसे गोल्ड मेडल जीते हैं ज्योति सुरेखा वेनम, और सिल्वर मेडल जीते हैं मेंस टीम में प्रवीण जाधव, कपिल और पार्थ सालुखे। सारे नाम इंपॉर्टेंट है। अगले बात करें वुमेन्स टीम की, तो अंकिता भकत और रिधि मधु ये 3 लोग हैं जो कि वुमेन्स टीम में मेडल जीत कर लाई भारत के लिए, सिल्वर। और मेंस इंडिविजुअल में अभिषेक वर्मा जीत कर लाए। देखिए अभिषेक वर्मा 2 मेडल जीत कर लाए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक तो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, तो दोनों में नाम है इनके, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगले हैं मिक्स्ड टीम में ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेनम। देखिए सुरेखा जी भी इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि ये 2 मेडल जीत कर लाई, गोल्ड भी जीत कर लाई और सिल्वर मेडल जीतने में इन्होंने मदद करी। तो ये दोनों, ये जो नाम है अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनम का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रॉन्ज की बात की जाए तो अंकिता भकत ये भी इंपॉर्टेंट हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल में भी इन्होंने जीतने में पार्टिसिपेट किया और सिल्वर मेडल में भी इन्होंने जीतने में पार्टिसिपेट किया। तो जो डबल जीते हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले हैं कपिल, तो ये तो ठीक है। अगला बात करें तो कपिल भी वैसे इंपॉर्टेंट है, कपिल भी 2 जगह आपको दिख चुके होंगे। अमन सानी और अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव, ये सारे नाम आपको एक बार देख लेने हैं। हो सकता है आपसे नाम देकर पूछ लिया जाए कि किस गेम से बिलोंग करते हैं, ठीक। चलिए आगे बात करें तो अब हमने जितने भी अभी रिसेंटली न्यूज़ बनी थी गेम से वो हमने पढ़ लिया। अब सारे 2021 नवंबर में जो भी करंट अफेयर बना उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे लुइस हैमिल्टन ये कतर ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं। आपको पता होगा लुइस हैमिल्टन कारों की रेस के गेम खेलते हैं और कारों की रेस में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले पर्सन यही हैं दुनिया में। ये 100 से ज्यादा रेस जीत चुके हैं। अब अगर एक्यूरेट आप जानना चाहें तो 102 रेस को ये जीत चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें
तो AB डिविलियर्स आपने पता देखा होगा, अगर आप IPL वगैरह फॉलो करते हैं तो AB डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते थे और खेलते हैं, और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इंटरनेशनल की बात की जाए तो ये साउथ अफ्रीका की टीम से खेलते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है BWF, मतलब बैडमिंटन से रिलेटेड पर्सन है ये, प्रकाश पादुकोण, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोवाइड कराया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो इंडिया वाला होता है वो प्रोवाइड कराया जा चुका है इनको 2018 में, और 2021 में वर्ल्ड वाला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड BWF ने प्रोवाइड करा दिया है। बैडमिंटन के बेहतरीन प्लेयर थे ये अपने जमाने के। आगे बात करें अलेक्जेंडर ज़वेरेव, इन्होंने वियना टेनिस ओपन 2021 को जीत लिया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है इसको एक बार। स्पेन की बात की जाए तो गरबाइन मुगुरुजा, इन्होंने 2021 का वुमेन टेनिस एसोसिएशन में फाइनल को जीत लिया है। ठीक है, और स्पेन से बिलोंग करती है, पहली बार जीती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महिला जयवर्धने और शॉन पोलाक और जेनेट ब्रिटेन, ये 3 पर्सन है जिनको ICC के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं, महिला जयवर्धने श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, शॉन पोलाक साउथ अफ्रीका के में खेला करते थे, और जेनेट ब्रिटेन इंग्लैंड के लिए खेला करती थी। तो 3 प्लेयर हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में ICC के द्वारा शामिल किया गया है। भारत के 7 पर्सन्स को, ये उंगली नहीं दिखा पा रहा, 7 पर्सन्स को यहाँ पर भारत के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो रखे हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, ये सब प्लेयर्स हैं। आगे बात की जाए तो लुइस हैमिल्टन, जो कि 2021 के ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत चुके हैं। मैंने आपको बता ही दिया, बहुत रेस जीतते हैं ये, 102 रेस, मतलब 100+ रेस ये जीत चुके हैं अपने करियर में, और आज तक कोई इनके आसपास नहीं है, काफ़ी दूर दूर है। आगे बात की जाए ऑस्ट्रेलिया, जो कि पहली बार जीता है T20 वर्ल्ड कप 2021 में। अभी तक 2008 से, हाँ 2008 माफ़ कीजिएगा 2007 से, माफ़ कीजिएगा 2007 से T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन तब से अभी तक ऑस्ट्रेलिया एक भी बार वर्ल्ड कप जीता नहीं, और अब पहली बार 2021 में वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है न्यूजीलैंड को हराकर। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया आपको पता होगा सारे फॉर्मेट ऑलमोस्ट जीते हैं उसने, काफ़ी, मतलब अगर बात की जाए 50-50 वर्ल्ड कप तो 5 बार वो जीत चुका है, और T20 वर्ल्ड कप को वो कितनी बार जीता है? 1 बार सिर्फ। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है वुमेन्स क्रिकेट, जो कि वुमेन की जो क्रिकेटर होंगे वो बर्मिंघम 2021 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, और पहली बार करेंगी तो इंपॉर्टेंट है। बर्मिंघम कहां पर है? इंग्लैंड वाले बर्मिंघम की बात हो रही है। ठीक, आगे बात करें मित्रभा गुहा, जो कि 72 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, और बिलोंग कहां से करते हैं? कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। मित्रभा गुहा, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और वैसे मैंने सारी लिस्ट लास्ट वीडियो में बता रखी है। आगे बात करें तो इंडिया का पहला नेशनल योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। कहां पर? ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में कराया जा रहा है, पहली बार कराया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नोवाक जोकोविच 37th मास्टर्स टाइटल पेरिस 2021 को जीत चुके हैं। ठीक है, ड्वाइन ब्रावो, जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, वेस्ट इंडीज के लिए खेला करते थे, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से। इंडिया 5 मेडल जीतकर लाया है ISSF प्रेसिडेंशियल कप में, जो कि ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? तो आपको बता दूं ये जो गेम है ये पेरू में ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें रोहित शर्मा, जो कि 3rd पर्सन बन गए हैं जिन्होंने 3000 रन T20 में इंटरनेशनली बनाए हैं। पहले कौन है? विराट कोहली। दूसरे पर कौन है? न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और जिनका नाम है गप्टिल। और तीसरे कौन है? रोहित शर्मा, जो कि तीसरे पर्सन बने हैं जिन्होंने 3000 रन T20 में बनाए हैं। आगे बात की जाए, अगला है संकल्प गुप्ता, जो कि 71st इंडियन बन गए हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, 72 अभी आपने पढ़ा था, मित्रभा गुहा, और 71st कौन है? संकल्प गुप्ता। इंडिया की तजामुल इस्लाम, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। आपको बता दूं ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और पहली बार ये जीत कर लाए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का कोई पर्सन पहली बार जीत के लाया है और इतना बड़ा टूर्नामेंट, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैक्स वर्स्टप्पन की बात की जाए, मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स को ये इस साल जीतते हैं, इस साल ये भी काफ़ी रेस जीते हैं। आपको बता दूं
9 जो रेस है ये अभी तक जीत चुके हैं और भी हो सकता है आगे जीत जाए। राशिद खान की बात की जाए तो यंगेस्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 400 T20 विकेट्स लिए हैं। वैसे तो चौथे नंबर पर है, मतलब पहले 400 विकेट डुआन ब्रावो ले चुके हैं, लेकिन राशिद खान काउंटिंग बात की जाए कि कौन से नंबर में है तो चौथे नंबर पर है, लेकिन यंगेस्ट की बात की जाए तो ये पहले नंबर में है। ठीक है, 400 विकेट T20 में इंटरनेशनली। आगे बात की जाए, अब यहां पर ये स्लाइड छूट गई है, चलिए यहां बात कर लें तो TCS जो कि जागौर फॉर्मूला के साथ इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उन पर काम करेगा। ठीक है, और उन्मुक्त चंद जो भारत के क्रिकेटर हैं ये पहले इंडियन मेल बन गए हैं, पहले इंडियन मेल क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने साइन किया है BBL को, बिग बैश लीग को। जम्मू कश्मीर की टीम है जो कि पहली पोजीशन पर रही वर्ल्ड डीफ जूडो चैंपियनशिप में, पहली पोजीशन पर है, इंपॉर्टेंट है। हरभजन सिंह और जयंगल श्रीनाथ ये MCC लाइफ मेंबरशिप अवार्ड को जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अब बात करेंगे अवार्ड से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहे हैं नवंबर में वो सारी यहां पर हम डिस्कस करेंगे, प्लस जो भी पहले हमने वीडियो में पढ़ रखा है उसका रिवीजन भी करेंगे, जो कि आपकी आंखों से एक बार चला जाए और आपको सारे नाम याद रहे, कौन सा अवार्ड किसको मिला है, ये सारी चीज आपको पता रहे। तो पहला अवार्ड है, क्या है, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, जिनको यूनेस्को अबू पीस मीडिया अवार्ड 2021 दिया गया है। किस कैटेगरी में दिया गया है इसकी बात कर ले तो 2 अलग अलग कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है। ऑल इंडिया रेडियो की बात की जाए तो एथिकल एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद नेचर, इस कैटेगरी में इनको मिला है, और लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी कैटेगरी में दूरदर्शन को मिला है। ये दोनों लोगों को, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है, यूनेस्को के द्वारा प्रोवाइड कराया गया। मलेशिया कुआलालंपुर में इनको यह अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला है इंटरनेशनल एमी अवार्ड। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 का अनाउंस किया गया, तो वो 49th एडिशन था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और सारे जितने भी अवार्ड्स हैं मैं यहां पर डिस्कस करता हूं आपसे। बेस्ट एक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपकी पहली शिफ्ट होगी ना तो आपसे नीचे वाले अवार्ड नहीं पूछे जाते हैं कभी भी, आपसे मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि ऊपर के अवार्ड ही पूछ लिए जाते हैं, जैसे बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म, इस तरीके के अवार्ड ही आपको आते हैं। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है डेविड टेनंट, जो किसके लिए मिला है, देश के लिए, यूके के ये पर्सन है। मैं आपको बता दूं, लेकिन आपकी लास्ट शिफ्ट होगी तो फिर कुछ भी आ सकता है, मतलब ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे जो आपको खुद नहीं पता होगी ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब लास्ट वाली शिफ्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, जैसे NTPC का है, 1 महीने पेपर चला तो 1 महीने में उनके पास क्वेश्चन ही नहीं रह जाते, रिपीट करने लग जाते हैं क्वेश्चन, तो और फिर उसके बाद थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, तो लेकिन नॉर्मलाइजेशन उनको बेनिफिट मिल जाता है। चलिए बात करें, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, हेले स्क्वायर्स को, जो कि एडल्ट मटेरियल के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया, ये भी यूके से बिलोंग करते हैं। बेस्ट ड्रामा सीरीज तेहरान, ये 3 जो आपका अवार्ड है, तीनों नाम याद रखने हैं, चाहे कैसे भी याद करो, आपको जैसे भी याद करना है याद करो, ये तीनों अवार्ड 100% आपके लिए पूछे जाएंगे। अगला है बेस्ट कॉमेडी सीरीज कॉल माई एजेंट, ये कॉल माई एजेंट सीजन 4 था इनका, फ्रांस के लोग इसको बना रहे हैं, तो ये अवार्ड फ्रांस की जो एक टीम है उसको मिला है, किसको, कॉल माई एजेंट सीजन 4 वाली टीम को। और तेहरान कहाँ की है, इजराइल की है, याद रखिएगा, इजराइल की ड्रामा सीरीज है, उसको ये अवार्ड मिला है। आगे बात करें, अगला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री होप फ्रोजन, एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि थाईलैंड की है, इसको यह अवार्ड मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का। और बेस्ट लेले नोवेला, इसके लिए द सॉन्ग ऑफ ग्लोरी, चाइना ने ये बनाई है, द सॉन्ग ऑफ द ग्लोरी, इसके लिए बेस्ट लेले नोवेला अवार्ड मिला है। बेस्ट टीवी मूवी का और या फिर मिनी सीरीज का अटलांटिक क्रॉसिंग, ये नॉर्वे ने बनाया है, नॉर्वे की जो टीम होगी उसने बनाया है, तो उनको यह अवार्ड मिला है। बेस्ट आर्ट प्रोग्रामिंग कुब्रिक बाय कुब्रिक, फ्रांस ने बनाया है, उसको मिला है। बेस्ट शॉर्ट फॉर्म सीरीज का इनसाइड, न्यूजीलैंड के द्वारा, न्यूजीलैंड को मिला है। बेस्ट नॉन स्क्रिप्टिंग एंटरटेनमेंट द मास्क्ड सिंगर, यूके के हैं, उनको मिला है। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज US प्राइम टाइम प्रोग्राम 21 एनुअल लैटिन ग्रैमी अवार्ड USA को मिला है। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इंपॉर्टेंट से बात की जाए तो सिर्फ इंपॉर्टेंट इसी पेज में मैंने इसलिए अलग अलग कर भी दी है।
ये देखिए, ये 4 जो है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लेंगे। आई थिंक, मुझे नहीं लगता आगे वाले आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप एक बार नज़र ज़रूर डालिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो आपको कुछ नया ना लगे, ठीक। आगे बात करें तो अगला है, एक प्रथम एनजीओ है जिसको इंदिरा गांधी पीस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि आपको पता होगा कोरोना वायरस चल रहा था, एजुकेशन सिस्टम अमीर बच्चों के लिए बहुत आसान है, लेकिन गरीब बच्चों के लिए आसान नहीं था। आपको पता होगा जो स्लम में रह रहे हैं, जो झुग्गियों में रह रहे हैं, उनका खाने का नहीं हो पाता यार, वो कहाँ से फ़ोन लेंगे, कहाँ से लैपटॉप लेंगे, कहाँ से ये सारी काम करेंगे। इसलिए प्रथम जो एनजीओ है, इसने उनकी एजुकेशन पर काम किया, उनको सबसे चीपेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराया, जिससे कि उनकी एटलीस्ट एजुकेशन तो चलती रहे, एजुकेशन रेगुलर चलती रहे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने जो इन लोगों के पर्सन्स हैं उनको रेगुलरली कनेक्टिविटी बढ़ाई, ताकि लोग उनसे जुड़े, लोग उनको पढ़ाई के सामान अपने प्रोवाइड कराते रहे। जो लोगों की छोड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे आपकी बुकें वगैरह है, उनको कलेक्ट करके वहाँ तक पहुँचाई। तो इस सारे का मतलब एजुकेशन को कोरोना वायरस के समय पर भी महत्व दिया है इन्होंने और रेगुलर चालू रखा है। इस प्रयास के लिए इनको इंदिरा गांधी पीस 2021 का अवार्ड दिया गया है, देना भी चाहिए था, ठीक है। अगर बात की जाए प्रथम एनजीओ की, तो 1994 में मुंबई में इसको स्थापित किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्लम बच्चों के लिए काफी काम करती है। आगे बात करें तो अनीता देसाई हैं, जिनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला है? अनीता देसाई। जो ये बुक लिखती हैं, जो भी नोवेल वगैरह लिखती हैं, बहुत ज़्यादा बिकती हैं, मार्केट में छा जाती हैं। इसलिए इनकी जो भी राइटिंग की जो फील्ड है, उसमें इनका जो नाम है, जो इनका काम है, उसको सम्मानित करने के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोवाइड कराया गया इनको। तो अगला है पोएट ल्यूटरेट अवार्ड, मतलब इसी में एक कैटेगरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा लिख दी है। पोएट ल्यूटरेट अवार्ड 2021 आदिल सूजावाला को यह अवार्ड मिला है, ये भी आपको नाम याद रखना है। चलिए यहाँ पर बात करें तो 6th प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, मतलब 6th एडिशन है ये 6th प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के, लेकिन ये मैंने एडिशन लिखा हुआ है, 6th एडिशन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जिन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 को घोषित कर दिया। अब वो जो अवार्ड्स है वो हमको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा एग्जाम, यहां से क्वेश्चन आना है। तो सबसे क्लीनेस्ट सिटी पहले से भी आ रही थी और अभी भी है, कौन? इंदौर। इंदौर है कहां पर? मध्य प्रदेश की एक सिटी है, नाम याद रखना है, मोस्ट फेमस है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई भी एग्जाम आप ले लो वहां पर मिलेगा आपको। क्लीनेस्ट गंगा टाउन, इस कैटेगरी में वाराणसी को मिला है। आपको पता होगा वाराणसी गंगा के किनारे है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। क्लीनेस्ट स्टेट का दर्जा, जो कि मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज इनके पास एटलीस्ट होनी चाहिए, उस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को मिला है। ट्राइब एरिया है, याद रखिएगा। और क्लीनेस्ट स्टेट जिसके पास 100 अर्बन लोकल जो बॉडीज हैं उससे कम है, उसमें झारखंड, दोनों ट्राइब स्टेट्स को यह अवार्ड मिल गया, तो आसानी हो जाएगी याद करने के लिए। छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ 100 जो अर्बन लोकल बॉडीज है उससे ऊपर है, और 100 अर्बन लोकल बॉडीज से नीचे वाले में झारखंड को मिला है। दोनों अलग अलग कैटेगरी है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात की जाए क्लीनेस्ट सिटी, जो कि लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन है, 1 लाख से कम वाली पॉपुलेशन में क्लीनेस्ट सिटी किसको मिला है? वीटा सिटी, जो कि महाराष्ट्र की एक सिटी है, ठीक है, वीटा सिटी। क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी, जो कि 1 से 3 लाख जिनकी पॉपुलेशन है, वो मिला है नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल को, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला है क्लीनेस्ट मीडियम सिटी, जिसमें 3 से 10 लाख लोग रह रहे हैं, वो नोएडा को मिला है। सारी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। अब दिक्कत है कैसे याद करेंगे, मेरा मेथड यही है, मैं कॉपी में लिख लेता हूँ, लिखने के बाद कहीं किसी भी दीवार में लगा देता हूँ। अब लगाने के बाद जब सुबह उठा तो एक बार वो दीवार में, उस दीवार को जरूर देख कर जाता हूँ, जल्दी देखा और फिर जो भी गए अपना नहाए धोए और उसके बाद फिर पढ़ना शुरू। तो इस तरीके से आप भी मेथड अपना सकते हैं। ट्रिक वगैरह का क्या है, 2 दिन में निकल जाएगी ट्रिक, ठीक है, मतलब दिमाग से 2 दिन में भूल जाएंगे आप। आगे बात करें क्लीनेस्ट बिग सिटी, जिसमें 10 से 40 लाख पॉपुलेशन रह रही है, नवी मुंबई को यह अवार्ड मिला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो क्लीनेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड, वो किसको मिला है? अहमदाबाद को।
इंपॉर्टेंट है, सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आपको याद करना ही है क्योंकि कोई भी कैटेगरी आपसे पूछी जा सकती है। क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है सूरत को, और फास्टेस्ट मूवर स्मॉल सिटी का अवार्ड मिला है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। और बेस्ट स्मॉल सिटी इन सिटीजनशिप का फीडबैक लिया गया, उसमें तिरुपति महाराष्ट्र को यह अवार्ड मिला है। और टॉप सिटी सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में नवी मुंबई को यह अवार्ड मिला है। नवी मुंबई को 2 मिल गए हैं तो ध्यान रखिएगा, एक मिला है क्लीनेस्ट बिग सिटी में और एक मिला है टॉप सिटी इन सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमारे अवार्ड्स बने हैं। जैसे बेरिल थंगा मणिपुर स्टेट का अवार्ड इनको मिला है इनकी नोवेल के लिए। हेमा मालिनी और प्रसून जोशी जिनको फिल्म पर्सनैलिटी का अवार्ड दिया जाएगा, कहाँ पर? IFFI में। IFFI क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, गोवा में 52 जो इनका एडिशन होगा वो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। KVG बैंक मतलब कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, इसको एसोचैम अवार्ड मिला है बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस के लिए। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, जिन्होंने साई इंटरनेशनल अवार्ड्स को लोगों को मतलब प्लेयर्स को और कोच को डिस्ट्रीब्यूट किया। साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। M मुकुंदन जिनको JCB प्राइज दिया गया है उनकी नोवेल के लिए। नोवेल क्या है? दिल्ली सोलिलोग्यो। यहाँ पर दिल्ली है, मैं इसको हटा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये देखिए दिल्ली सोलिलोग्यो, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको नीचे करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रियंका मोहिते जिनको 2020 का तेजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। ठीक है, पुनीत राजकुमार जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और इनकी हाल ही में डेथ हो गई थी, इनको मरने के बाद बसावश्री अवार्ड 2021 दिया गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साउथ अफ्रीका के ऑथर हैं दमोन गलगट जिनको बुकर प्राइज 2021 का मिला है। किस बुक के लिए? द प्रॉमिस इनकी एक बुक थी उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने कुछ दोस्तों में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।